आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है दूल्हे का सौदा। एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी नेहा के साथ रहता था। वो एक किसान था। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। वो अपनी बेटी के विवाह के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहा था, परंतु काफी ढूंढने के बाद भी उसे कोई अच्छा वर नहीं मिल पा रहा था। तब एक दिन रमेश जब अपने खेत पर काम कर रहा था, तब वहां पर रमेश का पड़ोसी आता है और उससे कहता है कि रमेश भैया, तुम्हारे घर पर कुछ मेहमान आए हैं। वो नेहा बिटिया के रिश्ते की बात करने के लिए आए हैं। भाभी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए कहा था, इसलिए मैं यहाँ पर बताने आया हूँ। तब रमेश कहता है कि हाँ चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाद रमेश अपने हाथ धोकर अपने घर वापस चला आता है। जब वो घर वापस जाकर देखता है, तब वहां पर सविता अपने बेटे कमल के साथ बैठी होती है। उसके बाद रमेश की पत्नी उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। फिर सविता रमेश से कहती है कि भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो। रमेश ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तब रमेश कहता है कि बहन जी, हमें आप 2 दिन का समय दीजिए, हम भी आपको 2 दिन में अपना जवाब दे देंगे। उसके बाद रमेश इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वो लड़का बहुत ही अच्छी नौकरी करता था और वे काफी अच्छे परिवार से थे। इसलिए रमेश इस रिश्ते के लिए मान जाता है। उसके कुछ दिन बाद सविता रमेश के घर शगुन का कुछ सामान देने आती है। सविता रमेश से विवाह की तैयारी के बारे में बातचीत कर रही थी। तब रमेश ज्यादा कुछ उत्तर नहीं दे रहा था। उसका ध्यान कहीं और ही था, क्योंकि उसके मन में एक सवाल था जो कि उसे बहुत ज्यादा खल रहा था। तब सविता कहती है कि आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, हमें आपसे ज्यादा दहेज नहीं चाहिए। बस आप हमारे बेटे के लिए एक सोने की चेन बनवा देना, हमारे लिए उतना ही काफी है। तब रमेश सविता की इस शर्त के लिए मान जाता है। उसके बाद सविता वहां से चली जाती है। सविता के जाने के बाद नेहा रमेश से कहती है कि पिताजी, आपने दहेज देने के लिए हाँ क्यों कहा? तब रमेश की पत्नी भी नेहा की इस बात से सहमत होते हुए कहती है कि हाँ जी, आप सोने की चैन का इंतजाम कहां से करेंगे? तब रमेश कहता है कि भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी नेहा के विवाह के लिए कुछ रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, उन्हीं की सहायता से मैं सोने की चैन बनवा लूंगा। तब नेहा कहती है कि नहीं पिताजी, मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? तो आपके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी तो होनी ही चाहिए। तब नेहा अपने पिता को दहेज न देने के लिए बहुत बार मना करती है, परंतु उसके पिता कहते हैं कि बेटा, बिना दहेज के तो कोई भी लड़की से विवाह नहीं करता, और ये लोग तो कितने अच्छे हैं, इन्होंने तो बहुत ही कम दहेज मांगा है। पहले सभी इतना ज्यादा दहेज मांग रहे थे, जिसके कारण मैं तुम्हारा विवाह नहीं करवा पा रहा था, और अब मैं नहीं चाहता कि रिश्ता भी हमारे हाथ से जाए। इसलिए तुम चिंता मत करो, जो भी होगा सब सही ही होगा। उसके बाद नेहा और उसकी मां अपने पिता की ये बात मान लेते हैं। फिर वे विवाह की सारी तैयारियां संपन्न कर देते हैं। उसके बाद जिस दिन नेहा का विवाह होना था, तब बाराती थोड़ी देर पहले ही उनके घर पर आ जाते हैं। उसके बाद सविता रमेश को कुछ बात करने के लिए बुला लेती है। फिर वो रमेश से और भी दहेज की मांग करने लगती है। तब रमेश सविता को समझाने का प्रयास करता है कि अब वो आखिरी समय पर दहेज कहां से लाकर आएगा। उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी, उसने उसकी सहायता से सोने की चैन बनवा दी थी। अब उसके पास और पैसे नहीं थे, परंतु सविता रमेश की बात नहीं मानती और रमेश से कहती है कि भाई साहब, अगर आपने मुहूर्त से पहले मुझे दहेज नहीं दिया तो मैं अपने बेटे के बारात लेकर वापस लौट जाऊंगी। रमेश सविता को समझाने का बहुत प्रयास कर रहा था, परंतु वो रमेश की एक भी बात नहीं सुनती। उसके बाद रमेश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी का विवाह रुक न जाए। वो सोचता है अगर ऐसा हुआ तो दोबारा उसका विवाह करवाने में काफी ज्यादा समस्या होगी। इसी डर में रमेश वहां के एक धनी सेठ के पास चला जाता है और अपनी जमीन गिरवी रखकर उससे पैसे उधार ले आता है। उसके बाद वो सारे पैसे सविता को दे देता है, परंतु रमेश सविता को किसी को भी ये बात बताने से इनकार कर देता है और वो खुद भी नेहा और अपनी पत्नी से ये बात छुपा कर रखता है। उसके बाद नेहा और कमल का विवाह हो जाता है। विवाह के कुछ समय बाद तक तो सविता नेहा से कुछ भी नहीं कहती, परंतु उसके बाद
कुछ समय बाद वो नेहा को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। सविता नेहा को हर छोटी छोटी बात पर ताने मारा करती थी और उसके हर काम में कुछ न कुछ कमियां निकालती थी। नेहा अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही थी कि वो अपने ससुराल वालों को खुश रख सके, परंतु सविता उसके किसी भी प्रयास से खुश नहीं थी। वो उल्टा नेहा को हर समय केवल डांटती ही रहती थी। कमल नेहा के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। वो हमेशा नेहा से कहता था कि अगर उसे यहां पर कोई भी परेशानी है तो वो बेझिझक उसे बता सकती है, परंतु नेहा कमल को सविता के ऐसे व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी। वहीं दूसरी तरफ सविता भी कमल के सामने तो नेहा से बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी, परंतु कमल के जाने के बाद वो नेहा के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है कि नेहा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उससे घर का काम ठीक से नहीं हो पा रहा था, परंतु उसके बावजूद सविता उसे बहुत ज्यादा डांट रही थी और उससे जबरदस्ती घर का काम करवा रही थी। तब नेहा सविता से कहती है कि माँ जी, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है, मेरा सिर भी बहुत ज्यादा घूम रहा है। तब सविता कहती है कि मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूं कि ये सब तुम केवल बहाने बना रही हो। उसके बाद नेहा कहती है कि नहीं माँ जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूं, आज सच में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तब सविता कहती है कि मेरी ही किस्मत फूटी है जो मेरे पल्ले तुम जैसी बहू पड़ गई। एक तो तुम्हें ना तो घर का काम ढंग से करना होता है और ऊपर से ना ही तुम दहेज में कुछ भी अपने साथ लेकर आई हो। मैंने बहुत ही घाटे में सौदा कर लिया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने इतने कम पैसे मिलने के बाद भी तुम्हारा विवाह अपने बेटे से करवा दिया। तब नेहा कहती है कि पैसे माँ जी, आप किन पैसों की बात कर रही हैं? उसके बाद सविता कहती है कि मैंने तुम्हारे पिता से 1 लाख रुपए मांगे थे, परंतु वो मुझे इतने पैसे दे ही नहीं सके और उन्होंने उसके बदले में मुझे केवल 50,000 रुपए दिए। जब नेहा ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो सविता से कहती है कि इसका मतलब आपने मेरे पिताजी से सोने की चैन के अलावा रुपए भी मांगे थे? माँ जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरे पिताजी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी उनकी सहायता से उन्होंने वो सोने की चैन बनवाई थी, परंतु उसके अलावा भी आपने उनसे इतने पैसे मांगे। आपने ऐसा क्यों किया? तब सविता कहती है कि आखिर में ऐसा क्यों न करती, मेरा बेटा इतनी अच्छी नौकरी करता है, हमारा परिवार भी इतना धनी है और ऐसे घर में अगर तुम्हें रिश्ता करना है तो उसकी तो तुम्हें कोई न कोई कीमत चुकानी ही पड़ेगी। सविता नेहा से बात कर रही होती है कि इतने में नेहा बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर नेहा की ननद आ जाती है। नेहा की ननद भी थी जिसका नाम सुमन था, उसका भी विवाह हो रखा था। सुमन ने ये सब होते हुए देख लिया था। उसके बाद सुमन वैद्य जी को बुलाती है। तब वैद्य जी कहते हैं कि नेहा को आराम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसे बहुत तेज बुखार है। उसके बाद वैद्य जी ने नेहा के लिए कुछ दवाइयां देकर वो भी चले जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद नेहा को होश आ जाता है। जब वो अपने सामने सुमन को देखती है तब वो उसे प्रणाम करने के बाद कहती है, दीदी आप यहां पर रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूं। तब सुमन नेहा को उठने के लिए मना कर देती है और उससे कहती है कि तुम आज से घर का कोई भी काम नहीं करोगी, मैं यहां पर कुछ दिन रुकने आई हूं, अब से घर की देखभाल मैं ही करूंगी, तुम केवल अपना ध्यान रखो, तुम्हें इस समय आराम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तब नेहा सुमन को ऐसा करने से मना करती है, परंतु सुमन नेहा की एक भी बात नहीं मानती। जब सविता नेहा को इस तरह आराम करते हुए देखती है और वो देखती है कि उसकी बेटी घर का सारा काम कर रही है, तब वो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है और नेहा को बिना बात के डांटने लगती है। उसके बाद सुमन अपनी मां को समझाने का प्रयास करती है कि वो नेहा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही माने, परंतु सविता सुमन की एक भी बात नहीं सुनती। उसके कुछ दिन बाद नेहा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है तो सुमन वापस अपने घर चली जाती है। सुमन के वापस जाने के बाद सविता का फिर से वही व्यवहार शुरू हो जाता है और वो नेहा का जीना हराम कर देती है। एक दिन तो सविता को इतना ज्यादा क्रोध आ गया था कि वो नेहा को घर से चले जाने के लिए कह देती है। तब नेहा सविता से माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो कृपया करके उसे घर से न निकाले, परंतु सविता नेहा की एक भी बात नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। परंतु नेहा वापस अपने घर नहीं जाती
और वो घर के बाहर चौखट पर बैठी रहती है। जब शाम को कमल नौकरी से वापस आता है तब वो नेहा को इस तरह घर के बाहर उदास बैठा हुआ देखता है। तब वो नेहा से पूछता है कि आखिर वो इस तरह बाहर क्यों बैठी है। फिर नेहा कहती है कि माँ जी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। उसके बाद कमल नेहा को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। तब वो अपनी माँ से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब सविता सारा इल्जाम नेहा के ऊपर लगा देती है और कहती है कि ये घर का कोई भी काम नहीं करती, तुम्हारे पीछे से ये मुझसे ही सारा काम करवाती है और आज तो उसने मुझसे बहुत ज्यादा उल्टा बोला, इसलिए मैंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। तब नेहा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कृपया करके मेरी बातों पर भरोसा कीजिए। नेहा को यही लग रहा था कि कमल अपनी मां की बात पर विश्वास करेगा, परंतु ऐसा नहीं था। कमल उन दोनों को कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कमल का ऐसा व्यवहार देखकर दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसने किसी को कुछ क्यों नहीं कहा। उसके अगले दिन सुमन रोते हुए सविता के पास आती है। तब सविता सुमन की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उससे उसके रोने का कारण पूछती है। तब सुमन बताती है कि पिछले कई महीनों से सुमन के ससुराल वाले उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और वो उसे छोटी छोटी बातों पर ताने मारते रहते थे तथा उसे दहेज के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान करते थे। तब सविता सुमन से कहती है कि आखिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तब सुमन कहती है कि मां, तुमने मेरे विवाह के समय इतना ज्यादा दहेज दिया था, उसके बावजूद मेरे ससुराल वाले इतना ज्यादा दहेज मांग रहे हैं, तो ये बात तो बहुत ज्यादा गलत है ना। तब सविता सुमन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे ससुराल वालों से बात करती हूं। उसके बाद सविता सुमन के ससुराल वालों से बात करने चली जाती है और उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि वो इस तरीके से सुमन के साथ ऐसा व्यवहार न करें, परंतु वे लोग बिल्कुल भी नहीं मानते। तब सविता हार मानकर उनसे पूछती है कि आखिर उन्हें कितना दहेज चाहिए। वो उन्हें देने के लिए तैयार है। सुमन के ससुराल वालों की मांग सुनती है तो वो बहुत ज्यादा अचंभित हो जाती है। सुमन के ससुराल वाले दहेज में 10 लाख रुपए मांग रहे थे और वो सविता से कहते हैं कि अगर उसने 1 महीने के अंदर सारे पैसे नहीं दिए तो वे सुमन को कभी भी अपने घर में वापस नहीं आने देंगे। ये सब सुनकर सविता बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। वो सभी को समझाने का प्रयास करती है कि वो इतने रुपयों का इंतजाम कैसे कर सकेगी, परंतु कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। उसके बाद सविता वापस अपने घर आ जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और सविता बहुत ज्यादा चिंतित रहने लग जाती है। वो बहुत रोती है और कहती है कि वो मेरा घोर दुर्भाग्य, ये सब क्या हो गया। मेरी बेटी इस तरह अपने मायके में बैठी है, आखिर वो लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। जब सविता बहुत रो रही थी तब सुमन सविता के पास जाती है और उससे कहती है कि मां, जब तुम नेहा भाभी के साथ इस तरह व्यवहार करती थी तो सोचो उनके ऊपर क्या बीतती थी। तुमने भी तो भाभी को घर से बाहर निकाल दिया था। अगर वो उस दिन वापस अपने घर चली जाती तो उनके घर वालों पर क्या बीतती। मां, क्या तुमने कभी ये सोचा था। साथ ही तुमने उन लोगों से जरूरत से ज्यादा दहेज मांगा जिसकी वजह से भाभी के पिता को अपना खेत गिरवी रखकर आपको पैसे देने पड़े। तब सविता को सारी बात समझ आ जाती है और वो सुमन, नेहा और कमल सभी से अपने किए की क्षमा मांगने लगती है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने नेहा के साथ इतना बुरा व्यवहार किया और वो उससे कहती है कि वो आज के बाद नेहा को बिल्कुल अपनी बेटी सुमन की तरह ही मानेगी और उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करेगी। जब सविता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तब सुमन सविता से कहती है कि मां, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूं। उसके बाद सुमन आगे कहती है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी भी परेशान नहीं किया, वे तो बल्कि मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। ये सब तो हम केवल नाटक कर रहे थे ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। जिस दिन भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और तुम जबरदस्ती भाभी से काम करवा रही थी, तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और मैंने भैया को सब सच बता दिया था। उसके बाद मैंने कमल भैया और अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर ये सब नाटक किया। जब सविता ये बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तब वो सुमन से फिर से माफी मांगती है और कहती है कि बेटी, मुझे क्षमा कर दो,
मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसके बाद सभी सविता को माफ कर देते हैं। तब सविता नेहा से कहती है कि मैंने तुम्हारे पिताजी से जितना भी दहेज लिया था, मैं उन्हें सारा दहेज वापस लौटा दूंगी। तब कमल कहता है कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैंने नेहा के पिता को वो सोने की चैन और उनका जितना भी कर्ज था, मैंने वो सब चुका दिया है। जब सविता ये बात सुनती है तो वो खुश हो जाती है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके बाद सुमन वापस खुशी खुशी अपने ससुराल में जाकर रहने लगती है। फिर सविता भी अब नेहा के साथ अच्छा व्यवहार करती थी और उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। अब नेहा की जिंदगी भी काफी अच्छी हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। साथ ही विवाह एक पवित्र बंधन है, हमें उसमें सौदा नहीं करना चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें जरूर भेजें और कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और भी बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।